अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन बख्श। नाज़रीन, उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, रोज़ हम लोग जो है वो आपकी हेल्थ के हवाले से बात करते हैं। हेल्थ टॉक का मकसद यही है कि आपकी सेहत के हवाले से बात की जाए और सेहत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। सेहत से बढ़कर इंसान के लिए कुछ नहीं होता। रोज़ प्रोग्राम के अंदर दीगर मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं, दीगर मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन करते हैं और आपके प्रॉब्लम्स को, आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद होते हैं वो डॉक्टर्स मौजूद होते हैं और उस काम के अंदर स्पेशलाइज किए हुए होते हैं और उन्हीं से हम सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं और साथ ही साथ आपके मसाइल ढूंढने का भी सॉल्यूशन हासिल करते हैं। नाज़रीन, आज भी हम ऐसे ही मौजू के साथ हाजिर हुए हैं और आज जो मौजू है वो अमूमन मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जा रहा है। और वो इसलिए कॉमन है क्योंकि तमाम लोग जो है वो चाहे कह लें कि बदपरहेज़ी करते हैं और बदपरहेज़ी के साथ साथ दीगर जो हम लोग जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से जो खाना पीना खा रहे होते हैं उससे भी ये इशू क्रिएट हो सकता है। तो आज हमारे प्रोग्राम के अंदर दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे। एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दूसरे अभी तक ज्वाइन नहीं किया जिन्होंने, लेकिन वो थोड़ी देर में अब से हमें ज्वाइन कर जाएंगे, तो उनसे भी हम डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही है। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत परेशानी का शिकार हो रहे हैं कि हमने वैक्सीन तो लगवा ली है लेकिन उसके बाद जो है वो सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं और वो ऐसे सिम्टम्स हैं कि बॉडी हेडेक भी होता है और हेडेक भी हो रहा है, बॉडी स्टिफनेस भी हो रही है, बॉडी पेन भी हो रहा है और साथ साथ फीवर्स भी आपको बार बार चढ़ रहा है। तो आज प्रोग्राम के अंदर हम ये डिस्कशन करेंगे कि वैक्सीनेशन एक तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैक्सीनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग अगर वैक्सीनेट होंगे तो ही आप लोग महफूज हो सकेंगे और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी महफूज रख सकेंगे। हमारे साथ जो प्रोग्राम में आज गेस्ट मौजूद हैं वो है किरण मूसा, जो कि कॉर्पोरेट मैनेजर हैं एंड बीडीओ हैं, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ ईसा लेबोरेटरी की। इनसे जानेंगे कि दीगर जो इश्यूज लाहक हो रहे हैं लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद वो क्यों हो रहे हैं। पहले तो वेलकम करती हूँ किरण आपको शो के अंदर। किरण, आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इश्यूज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैक्सीनेशन सबसे पहले तो ये बता दें कि लोगों को अवेयर करना हमारा काम है और प्रोग्राम के जरिए हम उनको अवेयर कर रहे हैं। सबसे पहले ये बता दें कि वैक्सीनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मिस कुरतुलैन एंड आई वुड लाइक टू थैंक द इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ चैनल, जो कि एक बहुत अच्छा एक जो है वो सीरीज़ को आगे लेके जा रहा है हेल्थ टॉक के हवाले से। So I would like to give some awareness about vaccination कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी जो हम जिस पेंडेमिक के एक एरा में अभी हम रह रहे हैं, तो इस एरा में अपने आप को महफूज करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉम कोविड-19 वायरस विच इज़ एज वी ऑल नो कि बहुत ज़्यादा ही एक डेंजरस एक वायरस है जो कि जिसने पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये पेंडेमिक क्रिएट किया हुआ है। सो वी हैव टू गेट वैक्सीनेटेड। अच्छा, वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये वायरस जो है वो हर एज ग्रुप को जो है वो अटैक कर रहा है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपनी बॉडी के अंदर उस वायरस के अगेंस्ट एक इम्यून सिस्टम डेवलप करना है। तो दैट्स वाई वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए जो है वो ईसा लेबोरेटरी ने और जो है वो पहले तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस इन्होंने जो है वो अमल में लाया है। दूसरी बात ये कि हमारी लेबोरेटरी ने भी, डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी ने भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ब्रांचेस में, आप समझ लें तकरीबन हर ब्रांच में हमने जो है वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है। So the purpose of vaccination is basically is to develop immune system in our body, is to develop antibodies. तो इसलिए हम वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है करते हैं ताकि हमारी बॉडी इस वायरस के खिलाफ अपनी जो है वो लड़ सके और इस वायरस को जो है वो प्रिवेंट कर सके। अच्छा किरण, जैसे कि आपने बताया कि वायरस से लड़ने के लिए बेसिकली वैक्सीनेशन लगाई जाती है, लेकिन हाउ टू जनरेट एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी, किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं एंटीबॉडीज को अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैसे जनरेट होती है एंटीबॉडीज? देखिए, जब वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है तो जब वो हमारे अंदर वो वायरस बेसिकली जो है वो जब जा रहा होता है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू जब हम किसी के ज़रिए, किसी के थ्रू जो है वो हम जो है वो हो जाते हैं, लाइक कोविड हमें हो जाता है, शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो जब हम वैक्सीन के थ्रू उस वायरस को ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज डेवलप करती है उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हुए, राइट। सो क्या होता है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, राइट। सो अच्छा, बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज कर जाते हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट के हवाले से, राइट, कि एंटीबॉडी टेस्ट होता है तो नॉर्मल एंटीबॉडी जो टेस्ट होता है वो कोविड के लिए भी वही करवाते हैं, बट इट्स नॉट राइट।
कोविड के लिए हम एक स्पेशल टेस्ट करवा रहे होते हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि पोस्ट वैक्सीनेशन हम करवा रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक स्पेशल प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कोविड-19 में बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहा होता है, तो उसके रेकग्नाइजेशन में हम जो है ये एंटीबॉडी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्ट करवा रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी एंटीबॉडीज डेवलप होती है और उसके रिस्पॉन्स में हम ये टेस्ट करवा रहे होते हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का टेस्ट, जिससे हम जो है हमारी बॉडी में कितना इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया है, हमारी बॉडी कितना मतलब परसेंट जो है वो फाइट कर रही है उस वायरस से, तो हम उसको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये टेस्ट करवा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि किरण आपने बताया कि बेसिकली जो एंटीबॉडीज होता है वो फाइट करता है वायरस से और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और इन जो भी हमारे वायरसेस इनटेक होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इफेक्ट होने के लिए। अच्छा किरण, लेकिन बात यह है कि एंटीबॉडीज जनरेट तो होते हैं बॉडी के अंदर, जब हम एंटीबॉडीज को जनरेट करते हैं बॉडी के अंदर तो इम्यून सिस्टम पर उसका क्या असर पड़ता है, बेसिक पर्पस क्या है उसका? देखिए, इम्यून सिस्टम एक तो बॉडी का अपना एक इम्यून सिस्टम होता है, राइट, लेकिन जब हम कोई वैक्सीनेशन ले रहे होता है, स्पेशली अगर हम कोविड-19 वैक्सीनेशन की बात करें, तो जब हम वो वैक्सीन अपने आप को वैक्सीनेट कर लेते हैं, जब हम वैक्सीन यूज करते हैं तो एंटीबॉडीज, न्यू एंटीबॉडीज डेवलप हो रही होती है आपकी बॉडी के अंदर अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक वायरस। एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर वैसे ही होती हैं, लेकिन जब हम वो कोविड-19 की वैक्सीनेशन यूज कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी जनरेट होगी अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक एंटीजन जो कि कोविड का है। तो उसके हवाले से एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी जनरेट होती है जो कि उस फिर वायरस के अगेंस्ट फाइट करती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या वैक्सीनेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डिफरेंट वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, अगर एग्जैक्टली राइट, तो डिफरेंट डिसीजेस के डिफरेंट वैक्सीन है, तो उससे स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो जनरेट होती है। तो इसी तरह से अगर हम कोविड की बात करते हैं, तो जब हम कोविड की वैक्सीन लेते हैं तो उस हवाले से हमारे पास जो है कोविड की ही एंटीबॉडीज जो है वो जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, और फिर वो फर्दर फाइट करती है दैट पर्टिकुलर वायरस से, एंड देन हमारी बॉडी जो है वो डेवलप करती है। जब एक दफा वो हो जाता है प्रोसेस, तो फिर हमारे पास कॉपीज ऑफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। तो फिर इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको डिटेक्ट करने के लिए फिर हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का जो है वो टेस्ट करवा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि किरण आपने बताया कि एंटीबॉडी का टेस्ट भी करा रहे होते हैं, ईसा लेबोरेटरी एंटीबॉडीज के कौन कौन से टेस्ट कर रही है, साथ साथ ये भी बताएगा। और कोविड की जो वैक्सीनेशन आपने कहा कि ईसा लेबोरेटरीज के बहुत सारे जो है कैंपस के अंदर हमने स्टार्ट कर दिए वैक्सीनेशन, तो वो कौन कौन सी वैक्सीनेशन आप लोग जो है वो लगा रहे हैं लोगों को? ओके, तो वैक्सीनेशन का ये है कि एक तो हमारी बहुत सारी ब्रांचेस में हो रही है। हमारे मेन सेंटर अगर आप बात करें जमजमा, बदर, तो हर जगह पे हो रही है। अच्छा, वैक्सीनेशन कौन कौन सी हमारे पास अवेलेबल है? हमारे पास सारी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। हमारे पास जो है वैक्सीन, अगर हम बात करें साइनोवैक, साइनोफॉर्म की, वो भी है हमारे पास जो है वो फाइजर भी है हमारे पास अवेलेबल, हमारे पास मॉडर्ना भी है, तो हमारे पास ऑल वैक्सीन्स अवेलेबल। ठीक है, ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा कि ऑल वैक्सीन अवेलेबल हैं। अच्छा किरण, परसेप्शन डेवलप हुआ हुआ एक, मैं अगर मुआशरे की बात करूं या मैं सोसाइटी की बात करूं, तो वहाँ पे एक परसेप्शन जो है ना माइंड में डेवलप हुआ हुआ है कि जो कि वैक्सीन लगवा चुके हैं या जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उनके दिमाग में यही आता है कि अब हमने वैक्सीन लगवा लिया है तो वी आर सेफ, ठीक है, हम सेफ हो चुके हैं और उसके बाद जो है हमें कोई वायरस जो है वो अटैक नहीं करेगा और कोविड से हम महफूज हो चुके हैं। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर लेकिन बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि लोग वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड का शिकार हुए हैं, तो लोगों के अंदर अभी तक ये अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो सकी है कि जो वैक्सीन वो लोग लगवा रहे हैं वो सिर्फ उनकी एंटीबॉडीज बना रही है बॉडी के अंदर और वो उनको इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करने के लिए बना रही है कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर सके। ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं इसके हवाले से अवेयर करवाएं कि वैक्सीनेशन जो है वो एक तो क्यों करवाई जा रही है, एक तो इसलिए, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं करवाई जा रही कि आप कोविड से महफूज हो चुके हैं, बल्कि कोरोना वायरस आपको उसके बाद भी हो सकता है। बिल्कुल जी, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को रेस किया है कि कोविड जब हम वैक्सीन करवा लेते हैं उसके बाद पीपल, जो लोगों का परसेप्शन होता है वो ये होता है कि अब हम महफूज हो गए पूरी तरह से, अब हम इम्यूनाइज हो चुके हैं, अब हम जो है वो लोग मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं वो मास्क भी वेयर नहीं कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। आप नेग्लेंसी अगर हम कहें तो वो अगर लोग जो है वो शो कर रहे हैं तो वो उन्हीं के लिए हार्मफुल है, बिकॉज वैक्सीनेशन के बाद भी ये चीज़ देखी जा रही है कि कोविड हो रहा है, बट
अगर हम देखें तो सिवियरिटी की बात आ जाती है कि वो सिवियरिटी उस तरह की नहीं होती जिस तरह की एक नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन की होती है। ऑफ कोर्स आपने जब वैक्सीनेशन कर लिया, अच्छा कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि फर्स्ट डोज हो गया एंड देन दे आर लाइक उसके बाद अगर कोविड लेजी हो जाते हो। एग्जैक्टली वो कहते हैं फर्स्ट डोज लगा लिए तो बस इनटेक हो गया और हम उसकी वजह से इम्यूनिटी हमारी बूस्ट हो गई तो हम इजीली लड़ लेंगे। राइट, बट मैं आपको बताऊं सेकंड डोज, फर्स्ट डोज तो आपकी लग गई, एंटीबॉडीज श्योरली आपके डेवलप हुई है, बट सेकंड डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड डोज के भी आफ्टर 15 to 20 डेज बाद आपकी जो है एक एक ग्रेट जो है इम्यूनिटी बूस्ट होना शुरू होती है और नंबर ऑफ एंटीबॉडीज जो है ग्रेट नंबर में प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं एंड देन यू आर इम्यूनाइज दैट मच स्ट्रॉन्ग यू आर इम्यूनाइज। सो पीपल्स का परसेप्शन यही होता है कि वैक्सीनेशन के बाद वी आर सेफ, सो यू आर सेफ, यू आर श्योरली सेफ, बट यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस एज वेल, प्रिवेंटिव्स एज वेल। सो आपको जो है क्या करना है, आपने प्रिवेंटिव्स लेने हैं बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। तो कोविड उसके बाद भी होता है, लेकिन सिवियरिटी की बात होती है कि एक अनवैक्सीनेटेड पर्सन को अगर आप देखते हो तो उसमें सिवियरिटी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा किरण, आपके इसी पॉइंट को मैं रेज करूंगी, जैसे कि आपने कहा कि सिवियरिटी की पर्सन पे ज्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का माइंडसेट डेवलप हुआ हुआ है कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो चुकी है और इम्यूनिटी को जो है बूस्ट करने का मकसद ये है कि वायरस अब हमारी बॉडी के अंदर अगर आएगा तो वहीं पर किल हो जाएगा। तो ये इम्यूनिटी बूस्ट करना जो वैक्सीनेशन का काम है, इम्यूनिटी को तो बूस्ट कर देती है, लेकिन वायरस को किल क्यों नहीं कर पाती? वायरस देखिए, वायरस जब आपकी बॉडी के अंदर कोई एक ऐसा एंटीजन जा रहा होता है, ठीक है, वायरस जा रहा होता है, दो एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप होती है, उसको किल कर रही होती है, बट थोड़े थोड़े मतलब कुछ सिम्टम्स जो होते हैं ना वो रहते हैं बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। अब आपके जो सेल्स होते हैं ना, आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं वो एक मेमोरी सेल जनरेट कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। तो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो वायरस आपको अटैक करता है तो मेमोरी सेल्स वहाँ पर होते हैं कि नहीं इस एंटीजन ने, इस पर्टिकुलर वायरस ने हम पर अटैक किया था, एंड देन उसके रिस्पॉन्स में जो है वो उसको हमारी जो बॉडी होती है उसको इम्यूनिटी दे रहे होते हैं और उस वायरस के खिलाफ जो है वो खुद ब खुद जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू होती है, उसके खिलाफ फाइट कर रही होती है। तो ये चीज होती है। ठीक है किरण, आज भी लोग, मैं देख रही हूँ कि मुआशरे में जितने भी लोग हैं वो कोविड को मजाक समझ रहे हैं, मास्क वेयर नहीं कर रहे, सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे, हाथ वॉश नहीं कर रहे, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि मैं अमूमन देख रही होती हूँ। बाजारों में देखें आप, दीगर रश लगा हुआ है, दीगर मार्ट्स में आप देखें वहां पर रश लगा हुआ है। तो लोगों को अवेयरनेस की कमी कहाँ आ रही है? क्या डॉक्टर्स अवेयर नहीं कर पा रहे या दीगर जगहों पर जो हमारी हुकूमत है वो अवेयर नहीं कर पा रही? देखिए, इसमें सबसे अच्छा जो रोल प्ले कर रहा है, पहली बात तो मैं कहूँगी कि ये चीज़ बिल्कुल हो रही है। अवेयरनेस के लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है प्ले, वो है मीडिया। लाइक इस तरह के प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म से, हेल्थ टॉक के अगर हम इसका रेफरेंस ले लें तो यही हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है। हमारे पास जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो तो अपनी तरफ से अवेयरनेस दे रहे होते हैं, बट लोग क्या करते हैं कि उसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं। अगर देखा जाए हर जगह पर आप देख ले, कोई भी जो है प्रॉपर SOPs को नहीं फॉलो कर रहा होता है। दे आर नॉट वेयरिंग मास्क, दे आर नॉट सैनिटाइजिंग देयर सेल्फ, राइट। सो लोगों ने इस चीज़ को लिया हुआ है, वो इतना ज़्यादा जो है ना इस वायरस को, या समझ ले कि इस पूरे सिचुएशन को बहुत ज़्यादा उन्होंने ईजी लिया हुआ है, बट दिस इज नॉट एज ईजी एज इट इज सीम्स लाइक। बट ये जो मैं अगेन यही कहूँगी कि प्लेटफॉर्म हमें जो मिलते हैं, लाइक आपके थ्रू हमें प्लेटफॉर्म मिला है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। आई वुड लाइक टू से दैट कि उनको मतलब कि ये स्टेप लेना चाहिए कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स उन्हें क्रिएट करने चाहिए, जैसे कि वो छोटे छोटे कैंप्स कर लें, इससे कोविड के हवाले से इस तरह से कैंप कर लिया, कुछ भी कर ले। ईसा लेबॉर्ट्री इस तरह इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रही है। हम लोग जो है डिफरेंट हेल्थ सेक्टर्स में जाकर, अगर हेल्थ सेक्टर्स की हम बात ना भी करें तो हम कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जाकर इस चीज़ को कर रहे होते हैं कि उनके इनफैक्ट आप लोगों को छोड़े जो मतलब कि होते इस तरह के, अगर हम कॉर्पोरेट कस्टमर्स को भी अगर देखें तो वो भी इस चीज़ को बहुत लाइटली लिए हुए होता है। So what we are doing, we are creating awareness everywhere, from corporate sector to the people's, like we are arranging camps in the areas where there are poor people, सेमिनार्स वगैरह तमाम चीजें। ठीक है, जैसे कि किरण ने बताया कि अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स को हमें डेवलप करना चाहिए, चाहे वो कैंप्स की सूरत में हो, चाहे वो सेमिनार की सूरत में हो। और जैसे कि मैंने बताया था कि कोविड-19 जो वबा है, जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, वो पूरे मुल्क के अंदर फैली हुई है, और सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, दीगर तमाम ममालिक में ये पैंडेमिक की सिचुएशन फैली हुई है। और वैक्सीनेशन इसका वाहिद हल है, क्योंकि वैक्सीनेट आप होंगे तो फिर आप लोग महफूज रह सकेंगे, और अपना नहीं तो दूसरों का सोचें, इर्द गिर्द के लोगों का सोचें, उन्हें वैक्सीनेट
होने दें और आप लोग खुद भी वैक्सीनेट हो। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक, हेल्थ टॉक में खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे वैक्सीनेशन के हवाले से, कोविड की सिचुएशन के हवाले से कि किस तरीके से लोग क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, और आगे भी अभी प्रोग्राम के जरिए मैं दीगर चीज़ों को डिस्कस करूंगी। और मैंने कहा था कि हमारे सेकंड गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे और सेकंड गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया। उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं आपको मौजूद ज़रूर बता दूंगी कि जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि रोज़मर्रा दांतों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इन हो गई है और दांतों की प्रॉब्लम की वजह से लोग परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशानी में का शिकार हैं और परेशानी से दो चार नज़र आते हैं। इसी सिचुएशन को हमने आज रखा और इसी मौजू को हमने रखते हुए आज डॉक्टर साहब से बहुत सारी दीगर मौजूआत पर भी बात करेंगे। दांतों की सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे, दांतों के इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे कि क्यों जो है लोगों को इतनी ज़्यादा दांतों की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पहले तो डॉक्टर जैद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डेंटिस्ट हैं। आपको वेलकम करती हूँ शो के अंदर। डॉक्टर जैद, सबसे पहला जो मेन इशू मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है सोसाइटी के अंदर, वो है कैविटी। यानी दांतों के अंदर हर बंदा जो है वो शिकायत लेकर आता है, डेंटिस्ट के पास जाता है कि कैविटी की बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। तो कैविटी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कॉज क्या है। लास्ट 20 इयर्स के अंदर हमारी जो हैबिट है वो बहुत चेंज हुई है। हमारी लाइफ, हमारी सोशलाइजेशन, हमारी डिफरेंट चीज़ें बहुत चेंज हुई। इसके इम्पैक्ट हमारे दांतों के ऊपर पड़ रहा है, ओरल कैविटी के ऊपर पड़ रहा है। अच्छा, कैसे चेंज हुई है? क्योंकि हमारी फूड की क्वालिटी और जो हम फूड ले रहे हैं, इनटेक्स, उनका टाइम, उनकी ड्यूरेशन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे स्टब्स होते हैं कब जागते हैं, इनके टाइमिंग्स बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। ठीक है, हम लोगों पहले जैसे था कि अर्ली आपने उठना, जल्दी सो जाना। अब क्या है कि लेट नाइट काम हो रहा है, रूटीन डिस्टर्ब हो गई है, तो आपका एक्सपोजर ऑफ टाइम जो है आपके फूड के साथ वो ज़्यादा हो गया है। अच्छा, सेकंड चीज़ कि आपकी और बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई। जैसे बेवरेजेस हैं, आपको आर्टिफिशियल बेवरेजेस हैं जिसमें शुगर इंटेक काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपको आर्टिफिशियल जूसेस हैं जिसके अंदर जंक फूड बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, और उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स बहुत हो गई है। अगर आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि मैं टॉपिक से कि वो रात को 8-9 बजे खाना खा लिया करते थे। आज हमारी लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया कि हम रात को देर से खाना खा रहे हैं, तो हमारा फूड का एक्सपोजर ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा फूड जो है वो हमारा स्टक होगा दांतों के साथ, उतनी ज़्यादा कैविटीज़ बनने की फॉर्मेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे ये हमारी फूड हैबिट्स बदल रही हैं, हमारे सोशल स्टेटस बदल रहे हैं, हमारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसकी वजह से हमारे दांतों में कैविटीज़ बढ़ती जा रही। और उसकी वजह से लोग ब्रशिंग भी नहीं करते, लेट नाइट्स मॉर्निंग में ब्रश करते हैं। कम से कम आपको 6 to 7 मतलब रात के को आपको ब्रश करना चाहिए। मॉर्निंग में उठते साथ ब्रश करें ताकि क्लीन रहे आपका। जंक फूड के अंदर देखें स्टिकी थिंग्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टिक करती हैं। तो आपको अपने दिन में 2 to 3 टाइम ब्रश करना चाहिए। हम लोग 24 आवर्स में हार्डली 1 टाइम ब्रश करते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बच्चों में खास तौर पे देखा जा रहा है, ज्यादा देखा जा रहा है। क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो ज्यादातर रिफाइंड डाइट्स की तरफ आए। जंक फूड से ज्यादा मैं कहूँगा रिफाइंड डाइट्स। रिफाइंड डाइट से मुराद वो फूड्स हैं जो रिफाइन होके आ रही हैं, जो बॉक्सेस में आ रही हैं या जो बॉक्स पैक के अंदर है, टिन पैक्स में आ रही है। उसके अंदर उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो एसिडिक मीडियम्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं। जैसे शुगर का कंटेंट बढ़ा दिया जाता है डिफरेंट फूड्स के अंदर ताकि उसकी टेस्ट अच्छा आए। तो उसकी वजह से बच्चों में ख़ास तौर पे। अच्छा, दूसरी बात ये कि पहले जो थे कोई हार्ड चीज़ और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। आजकल के बच्चे फ्रूट्स, मिल्क, ये चीज़ें बहुत दूर है, तो बहुत दूर है। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने अच्छा, और एक और चीज़ हम लेमैन की तरह लोग कहते थे, कई लोग सर हम तो सेब खा रहे थे तो हमारा दांत निकल गया बच्चों का। अब हम क्या है कि हमारे जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं उनको हम एप्पल और सारी चीज़ें पीस करके क्यूब्स बना के फोर के साथ देते हैं और उसके बाद फिर भी नहीं खाते। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं छोटे छोटे जिन जो हमें फेस करना पड़ रहे हैं बच्चों में। आजकल जो न्यू जनरेशन है उसके अंदर केरीज इस जनरेशन से भी ज़्यादा है। अच्छा, जस्ट फॉर जंक फूड, रिफाइंड डाइट्स। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स बहुत ज़्यादा है। आज हम लोगों ने पेप्सी या इस तरह की कोई और चीज़ें जैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फिजी ड्रिंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे कॉमन हो गई हैं। जूसेस बहुत कॉमन हो गए, आर्टिफिशियल जूसेस। जो अच्छे ब्रांड्स के जूसेस हैं वो
हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें जो हैं वो इतने अच्छे नहीं लेकिन हैं। वो भी आई थिंक जो अच्छे ब्रांड्स के जूसेस है वो भी आई थिंक दांतों पे इफेक्ट करते हैं, करते हैं। कैविटी प्रोटेक्शन के लिए बड़ा नुकसान देता है वो भी। देखिए बहुत सारे ऐसी ड्रिंक्स हैं जो मैं ब्रांड्स की बात करूँ, ब्रांड्स दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर क्वालिटी ना। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो लोकल ब्रांड्स हैं, दे आर जस्ट पुटिंग द शुगर एंड फ्लेवर और जूस करके बेच रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चों में बहुत अच्छा। दूसरी बात ये छोटे जो आम एरियाज में बच्चे कि आप बाहर निकलते हैं, आप उनको कोई भी छोटा सा स्नैकी पैक दे दिया आपने, उनको जंक फूड का कोई भी चिप्स फ्रेंच फ्राइज दे दे, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है। तो आप बार बार उन बच्चों को एक्सपोजर की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको केरियस लीजन या उनको फिलिंग की तरफ वो जाने की तरफ रखते हैं, दांतों में बार बार आम जुबान में। अच्छा, जैसे कि आपने फिलिंग की बात की, मैंने देखा कि बहुत छोटी एज में, अब मैं देख रही हूँ कि बहुत छोटी एजेस के अंदर बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं और उनके पेरेंट्स जो है वो डेंटिस्ट से रुजू करते हैं और कहते हैं कि फिलिंग का प्रोसेस होता है, कैपिंग का प्रोसेस होता है, तमाम प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये प्रोसेस हम देखते हैं उन एजेस में कि जब 40 क्रॉस हो जाता है, तब ये एजेस में के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अब मैं देख रही हूँ बड़ी यंग जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि जो ओल्ड जनरेशन है उसके अंदर तो कैविटीज के इतने इश्यूज नहीं है जितने इश्यूज अब न्यू जनरेशन के अंदर हमें फेस करने पड़ रहे हैं, जस्ट फॉर रिफाइंड डाइट्स, आपके फिजिटेरियंस और जंक फूड, जिसके अंदर पूरा एक ब्रॉड है, और जितने भी हमारे पैक आइटम्स हैं जो हमें मिल जाते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ किसी भी पे, तो बच्चे वो जंक फूड के तौर पे खा रहे हैं और उसमें एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है। और पहले और दूसरी बात ये कि टाइम बहुत बढ़ गया है, हमारा जो स्लीपिंग टाइम है वो कम होता जा रहा है और वेकिंग टाइम ज़्यादा, रूटीन ज़्यादा, उसकी वजह से भी हमारे जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रहा है बच्चों में। तो इसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए? देखिए इसकी प्रोटेक्शन, देखिए अगर बच्चे 8 साल से या 10 साल के से कम हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी अपनी सुपरविजन के अंदर उनके ब्रशिंग कराएं, रात को उनकी जितनी भी जंक फूड की जो हैबिट्स हैं उनको कंट्रोल करें, उनकी मिल्क और बाकी नेचुरल फूड्स की तरफ उनको लेकर आएँ। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, देखिए इट इज़ अ कंबाइंड, बच्चों के ऊपर हम नहीं कह सकते, उनके पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ जाती है कि पेरेंट्स जो हैं वो सिंपली अपने बच्चों को ट्रेन करें कि ब्रश कैसे करना है। हम लोगों ने डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, ईसा लैब के साथ हमने डिफरेंट स्कूल्स के अंदर हमने कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए, सेमिनार्स कराए, जिसमें हमने बच्चों को गाइड किया कि आपने ब्रश कैसे करना है। हमारे बहुत सारे जो छोटे यंग जनरेशन के जो लोग हैं उनको यही नहीं पता हाउ टू ब्रश द टीथ। ठीक है, आपने जस्ट टूथपेस्ट और गए और ब्रश करना इज नॉट अ मैटर कि आपने उसको साफ, आपने उसको किस तरीके से साफ करना है, उसके आपकी जो टूथ की फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपको कौन सा ब्रश सेलेक्ट करना है, कौन सा टूथपेस्ट कौन सी एज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो नहीं। आप जस्ट गए और आपने फॉर्मेलिटी पूरी, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर एक्सरसाइज करें। बाद में पेरेंट्स आके कहते हैं देखें हमने तो बहुत कुछ किया था, जब हम उनसे पूछते हैं तो उनके जो एफर्ट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो वो हम कहते हैं कि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपने हैबिट बिल्ड करनी थी, आपने हैबिट खराब करनी थी, आपने। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स का रोल कि वो ज़िंदगी के अंदर जो है वो अपनी जितने भी बच्चे हैं उनको देखें और उसको जो है गाइड करें कि किस तरीके से वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैविटी के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सेहतमंद दांत जो है वो एक सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत होती हैं, और जिस तरीके से मैं आज की सोसाइटी के अंदर देख रही हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं वो सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, सिगरेट हो गए, छालियाँ हो गए, पान गुटखा, और ये तमाम चीज़ें एक नॉर्मलाइज ज़िंदगी के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो इन सूरत के अंदर जो दांत सबसे ज़्यादा मुतासर होते हुए दिखाई देते हैं, इस तमाम चीज़ों के ऊपर किस तरीके से प्रोटेक्शन हो सकती है? देखिए हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसमें स्मोकिंग है, गुटखा, छालिया, पान। देखिए होता क्या है कि आपकी विद टाइम आपकी जो जिंजिवाइटिस एक बीमारी होती है ड्रम्स की, जिंजिवाइटिस होता है। जिंजिवाइटिस जो है वो आपके ड्रम्स को और टूथ के को लूज कर देता है। जिंजिवाइटिस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है बोन लॉस हो जाता है। बोन लॉस होने की वजह से दांत आपके लूज होके आप ये कहते हैं कि वो मोबाइल हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो पेशेंट्स की डाइट के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, जो पेशेंट्स हमने डिफरेंट रिसर्च हमने कंडक्ट की, उसमें पता चला कि जो पेशेंट ज़्यादातर छालिया और गुटखा खाते हैं उनकी जो फूड लेने की इनटेक होती है वो कम हो जाती है, उनको भूख लगना कम हो जाती है, क्योंकि वो उनका लगातार स्लाइवेशन फॉर्मेशन होती है, ब्रेन को यही मैसेज मिल रहा होता है कि हमको च्यू कर रहे हैं, तो उनकी जो हैबिट होती है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो ओवरऑल आपने नोट किया होगा, ज़्यादा हमने भी देखा है कि कई दफ़ा पेशेंट्स जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन का भी शिकार हो जाते हैं। जो पेशेंट्स गुटखा छालिया करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास कमी है। जी, तो न्यूट्रिशन उनको पूरी नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से जो सेकेंडरी
प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे उसमें कैंसर्स की तरफ चले जाते हैं पेशेंट्स, क्योंकि आपकी इनटेक नहीं होती, बॉडी फाइट नहीं कर पाती, तो आपको बहुत की प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अभी हमने देखा, जैसे अभी हमसे पहले कोविड के ऊपर बात हो रही थी, तो कोविड के अंदर भी वो पेशेंट जो जिनकी न्यूट्रिशंस कम है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, डिक्रीज, उनके ऊपर वो ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसी तरह डेंटल के अंदर जब पेशेंट्स की न्यूट्रिशन कमज़ोर हो जाती है, उसकी इनटेक कम हो जाती है, तो उसकी बॉडी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तो मेंटली तौर पे तो उसको पता लग रहा होता है कि बॉडी के अंदर है, लेकिन उसकी इंटरनली तौर पे वो इतना वीक हो चुका होता है कि उसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स और हो सकते हैं। तो ओरल हेल्थ जो है वो इनको रिलेट करती है पूरी बॉडी के साथ। आप क्या इंटेक कर रहे हैं, आप अगर ज़्यादा इंटेक वाटर इंटेक कर रहे हैं, आपकी स्किन फ्रेश है, आपकी जैसे आपकी टूथ की हेल्थ अच्छी है, आप फूड अच्छा खा रहे हैं, आप मोर यंगर हैं, आप अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, आपके दांत अच्छे हैं, आप अच्छा तरह खाना खा सकते हैं, तो आपकी जो ओवरऑल बॉडी है वो ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब प्रॉपर एक डाइट प्लान अच्छा डाइट प्लान देखिए, आपके दांत होंगे तो आप डाइट खाएंगे ना, बिल्कुल ऐसा। आप अगर एक लिक्विड डाइट्स पे आप चले जाएंगे, आपके दांत नहीं है, आप लिक्विड डाइट्स पे चलेंगे तो क्या करेंगे आप? आपकी मेल न्यूट्रिशन का शिकार होंगे, इसी सेहत नहीं बढ़ेगी, सेहत मुतासिर होगी। और अगर आपके ओरल कैविटी में कोई प्रॉब्लम है तो आप कुछ भी नहीं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, आपके मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, तो आप कहते हैं यार मुझसे खाने को दिल नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, आप मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा, ठीक है। आप जब तक आपका टेस्ट नहीं आएगा, आपको अच्छी तरह च्यूइंग नहीं कर पाएंगे, आप कैसे खाएंगे आगे फ्यूचर में? तो यही तो प्रॉब्लम है, लोग इसको उस टाइम इग्नोर कर देते हैं। जैसे मेरे पास बहुत यंग आते हैं, डॉक्टर साहब एक दांत है निकाल दें, क्योंकि 1 बाय 1 करते करते ही वो पूरे आपका स्ट्रक्चर फॉल करता है। वो एक दिन के अंदर आपके दांत नहीं खराब होते, आपके 1 बाय 1 करते आप उसको इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं ना दीमक की तरह खाते हैं, ऐसा ऐसा स्लो पॉइजन। एक दांत खराब हुआ, देन रोज फॉर सेकंड वन, फिर थर्ड वन, आप जब आप इग्नोर कर चुके होते हैं अब वो तो रिप्लेस नहीं हो सकते। तो उसके लिए रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती हैं। लेकिन जो ओरिजिनल दांत हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्टेड है, वैसा कुछ भी नहीं होता। तो हम फिर उसको आर्टिफिशियल तरीके से चेंज करते हैं, नए दांत लगाते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो वाला काम नहीं करते जो कि आपके ओरिजिनल टीथ होते हैं, उस तरह का काम वर्किंग नहीं करते। बल्कि बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो परेशानी का शिकार हो जाते हैं आर्टिफिशियल टीथ लगा के, वो वाली चीज जो है ना नाम से खाई जा रही है, नाम से पिया जा रहा है, क्योंकि एक आदत हो जाती है यूजुअली आपकी जो बचपन से जो आपके टीथ हैं उसके के साथ खाने में और एक आर्टिफिशियल टीथ के अंदर बहुत फर्क होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि मोस्टली दांतों में दर्द होता है या दाढ़ में पेन होता है, या इस तरीके की शिकायत पेशेंट की जानिब से बड़े मौसूल हो रही होती हैं, या तो वो फूड का इंटेक गलत होता है, या तो है बहुत ज़्यादा जो है ना आप कहते हैं कि सख्त फूड आपने ले लिया होता है, उस वजह से भी आपकी दांत में जो है वो इस तरीके की कैविटीज प्रोटेक्शन हो जाती है, कैविटी लग जाती है, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं हो पाती। और दूसरी बात यह है कि उस दांत की तकलीफ के साथ साथ आपका वो दर्द जो है वो आपके दिमाग में भी जा रहा होता है और आपके कान तक भी होता हुआ वो जा रहा होता है। ये बड़ी शिकायत मौसूल हुई हैं, तो ये आपस में लिंक कब है? जी देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं। पेशेंट अक्सर वो कहता है कि जो देखिए एक नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो स्टार्ट होता है टूथ से और वो टिल ब्रेन तक जाता है। आपका सिग्नल जो मेन जो आपका कंट्रोल है वो ब्रेन के पास है। अच्छा, अब जहाँ जहाँ वो पेन स्टार्ट होता है रेडिएट, जैसे सिग्नल हमने यहाँ से दांत से सिग्नल जा रहा है, तो वो सिग्नल जहाँ जहाँ से गुजरता हुआ जाएगा वो ब्रेन तक, वो आपको पेन कॉज करता हुआ जाएगा। आपने कहा टूथ जो दांत के जो नर्व्स होती हैं वो पास करती हैं आपके ईयर के पास है, कान के पास है। तो आपको क्या होता है कि आपके कान में, फोरहेड में, मतलब कि माथे में पेन होता है, आई की बैक साइड के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा शदीद पेन फील होता है। मोस्टली पेशेंट को जो सिम्टम्स आते हैं वो इस तरीके से यहाँ से फील होता है, ब्रेन से टिल टूथ के तक आपको फील होता है। प्लस आपकी पूरी एक साइड आपको जो होती है वो पैरालाइजेशन की तरफ ऐसे लग रहा होता है कि पैरालाइज हो गई है, बहुत शदीद पेन हो रहा है, और आप जो होते हैं बिल्कुल एक जो होता है डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं, और एक साइड स्वेल होने लग जाती है। स्वेलिंग तो फेजेस हैं कि मतलब कि कम स्वेल है ये, लेकिन जो पेन होता है वो दांत का बहुत शदीद पेन होता है। लोग अक्सर उसको इग्नोर करते हैं और फिर और मोस्टली रात को होता है। डेंटल जो इमरजेंसीज हम लोग देखते हैं वो रात को पेन ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप मतलब खाना खा के लेटते हैं या आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, आप ब्रेन की तरफ तो पेन ज्यादा स्टार्ट होता है। और क्योंकि टूथ जो होता है वो एक कैविटी होती है, उसके अंदर क्लोज होता है, तो इन्फ्लेमेशन जैसी होती है तो उसमें उसको स्पेस नहीं मिलती, या इन्फ्लेमेशन या पस को ड्रेन आउट, तो इसलिए वो पेन और ज्यादा कॉज करता है। अच्छा, कुछ आपने एक और क्वेश्चन जो लोग अक्सर आके हमसे पूछते हैं कि क्या दांतों का जो है रिलेशनशिप आइज के साथ है? नहीं, आइज के साथ नहीं होता, क्योंकि देखिए जितनी भी नर्व्स होती हैं वो जा तो ब्रेन में रही होती हैं, लेकिन जब ब्रेन डिस्कम्फर्ट होता है तो आपके बाकी सारे ऑर्गन्स भी डिस्कम्फर्ट के अंदर चले जाते हैं।
तो जो ब्रेन को लगातार सिग्नल मिल रहा होता है एक पेन का, तो वो क्या होता है कि आपकी पूरी साइड, आपने बताया ना पूरी एक साइड के बिल्कुल ऊपर ऐसा है। तो अक्सर लोग उसको पूछते हैं कि क्या हमारी आई साइड पे भी फर्क पड़ रहा है, तो आई साइड पे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन ये कि हमारे उस दांत की वजह से पूरी उस साइड के अंदर पेन होने की वजह से उस मीनवाइल प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो इसलिए बाकी जो है वो उसको लिए हमें केयर करना पड़ता है, फॉरन इमरजेंसी ईआर ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती हैं। दांत इसमें मोस्टली हमारी कैविटी प्रिपरेशन होती है, उसको क्लीन आउट करना होता है, पस ड्रेन आउट करते हैं हम लोग, वो क्लिनिक्स में हम करते हैं ताकि पेशेंट को फॉरन रिलीफ मिल जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे इसी तरीके से कंटिन्यू करूंगी तमाम मौज़ूआत को भी। अच्छा किरण, आपकी तरफ आऊंगी, जैसे कि एंटीबॉडीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, मैंने जैसे कहा था कि वैक्सीनेशन जब हम करवाते हैं तो वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो फर्स्ट डोज अमूमन लोगों को लगी है उसके बाद जो है बहुत सारा जो है बहुत सारी शिकायत मौसूल होने शुरू हो गई हैं कि हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी स्टिफनेस हो रही है, फीवर हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हम अगर कोई भी चीज़ इंटेक कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम वैक्सीन की अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी इट्स अ थिंग कि हम उसको इंटेक कर रहे हैं, हम एक एंटीजन को अपने अंदर अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स तो होंगे, और ये जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल में जो है वो इस तरह के सिम्टम्स जो है वो नुमाया हो, लेकिन ख़ास तौर पर जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है उनमें ये होता है कि सिम्टम्स ज़्यादा जो है वो शो हो रहे होता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें जो है वो सिम्टम्स एज सच नहीं जो है हमारे पास शो हो रहे होते हैं, और एज सच होता भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने वैक्सीनेशन की होगी वो इस बात से रिलेट कर रहे होंगे कि उनको लाइक उसके बाद नहीं मतलब कि सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो इनटेक कर रहे होते हैं वैक्सीनेशन तो उनमें जो है वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लाइक फीवर मतलब ये भी इम्यूनिटी के ऊपर बूस्ट करता है कि इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग है तो फिर सिम्टम्स नहीं आएंगे, और अगर इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है तो ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये नुकसानदेह सिम्टम्स नहीं है, वक्त के साथ साथ कवर हो जाएगा, जैसे जैसे आपकी वीकनेस जो है पूरी होती जाएगी वैसे वैसे कवर होता जाएगा। अच्छा किरण, आप जानना चाहूंगी डेल्टा वेरिएंट के हवाले से, जिस तरीके से अब हम लोग थर्ड वेव के अंदर दाखिल हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि डेल्टा वेरिएंट बेसिकली है क्या, क्योंकि हम बार बार यही जो है मीडिया के थ्रू आउट भी ये मैसेज दे रहे होते हैं कि एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस हुआ, दैट्स कॉल्ड द डेल्टा वेरिएंट। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कोविड-19 का ही फॉर्म है और कोविड-19 जैसे सिम्टम्स ही डेल्टा वेरिएंट को कहा जा रहा है कि नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार ये तमाम चीज़ें होंगी। तो डेल्टा वेरिएंट के बारे में ज़रा थोड़ा सा बता दें कि वो क्यों ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है, क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को आई थिंक ब्लॉकेज होती है और वहाँ पर जो है वो जो पेशेंट है वो डेथ की तरफ भी चला जाता है। एग्जैक्टली। तो डेल्टा वेरिएंट की अगर हम बात करें तो डेल्टा वेरिएंट इट्स अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ वायरस। तो ये लोग आपकी बिल्कुल बात सही है कि इसको जो है वो कंपेयर कर रहे थे एज कम्पेयर टू कोविड-19 वायरस। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ दैट वायरस, बट डेल्टा वेरिएंट इट्स वेरी डिफरेंट। इसके सिम्टम्स जो है वो एज सच नुमाया नहीं हो रहे होते हैं, सो इसलिए ये और ज़्यादा जो है वो डेंजरस है। एग्जैक्टली। तो लोग क्या कर रहे होते हैं कि इस चीज़ को बहुत लाइट ले रहे होते हैं कि ठीक है, अगर हल्का सा फीवर हो गया, इस तरह से चीज़ें सिम्टम्स आ रही है तो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। मैंने मोस्टली पेशेंट में देखा कि सिम्टम्स भी डेवलप नहीं हो रहे, डायरेक्ट जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन को इफेक्ट किया जा रहा है, करता है और फिर जो है वो उसको लीड करता है टुवर्ड्स डेथ। तो ये सिम्टम्स अगर आपको इस तरह से शो हो रहे हैं तो डू नॉट निग्लेक्ट इट। आप जो है इसको जो है वो अगर आपके पास ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो डू गो टू योर कंसल्टेंट, अपने कंसल्टेंट के पास जाओ और टेस्ट ज़रूर अपना जो है वो इसका करवाएं। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर हल्के से भी आपको सिम्टम्स जो है वो दिख रहा है तो आपने अपना जाके टेस्ट ज़रूर करवाना है। अच्छा किरण, जैसे कि हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे कि अगर हम वैक्सीनेट हो जाएंगे तो क्या वो हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करेगा? एग्जैक्टली। देखिए, जब इम्यून सिस्टम आपका जो बूस्टअप हो जाता है, एंटीबॉडीज जब आपकी डेवलप होती है तो क्यों नहीं करेगा, वो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। इम्यून जब आपकी बॉडी इम्यूनाइज हो जाएगी तो वो आपकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी ना, तो एग्जैक्टली वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि माउथ कैंसर मैं सुन रही हूँ आजकल बड़ा इन हुआ, और माउथ कैंसर के साथ साथ अगर हम दांतों की बात करें तो टीथ कैंसर भी हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, क्या कॉजेज होते हैं इसके? देखिए, इसके कॉजेज एक लोकल कॉजेज होते हैं, एक हेरिडिटरी होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर इनहेरिटेड आ जाता है, लेकिन लोकल कॉजेज बहुत मैटर करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि गुटखा जो है हमारे माशरे में इस टाइम कोई बहुत बड़ी, आप क्या कह सकते हैं उसको, कि वो हमारे प्रॉब्लमेट है, जिसके अंदर एक नहीं बहुत सारे कैंसर्स को डेवलप कर रहे हैं। स्टमक कैंसर से लेके आपके ओरल कैविटी तक के कैंसर, क्योंकि वो वहाँ पे अपडेट होता है। तो ओरल कैंसर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो कोरिलेट हैं वो स्मोकिंग से हैं,
और स्मोकिंग से हैं, और इसके अलावा उसके अंदर जो सेकेंडरी जो आ रहा होता है वो गुटखा, पान, छालिया, और जो लोग ज़्यादातर छालिया खाते हैं उनके अंदर जो माउथ क्लोजिंग आपने देखा होगा, उनका मुंह नहीं खुल कम हो जाती है। कम हो जाती है, तो उसे OSF कहते हैं। OSF की वजह से उनकी ओपनिंग जो है वो लिमिटेड हो जाती है, तो वो बार बार इरिटेट करने की वजह से आपके मसल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और मसल जब डिस्ट्रॉय होने के बाद सेकेंडरी कॉज के अंदर उसके अंदर प्रॉब्लम जो स्टार्ट होता है, और वो प्रॉब्लम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कैंसर की तरफ टर्न देता है। एक दिन में कैंसर नहीं होता, विद टाइम जो है वो आपको टाइम ड्यूरेशन करता है, और बार बार के ऊपर जो है वो हम चले जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण मूसा, आपने अपना वक्त दिया। साथ ही साथ डॉक्टर जैद, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। नाज़रीन, पूरे मौजू रखने का मकसद सिर्फ ये था कि वैक्सीनेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके की हमने टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की कि तीत आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको फोकस करें, इसके ऊपर जो है वो वर्किंग करें, क्योंकि अगर आप लोग अब से वर्किंग करेंगे तो आगे जाके आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप महफूज होंगे तो इर्द गिर्द के तमाम लोग महफूज होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।